नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह भदौरिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A1 कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में हम बात करेंगे सूर्यवंश के बारे में। ठीक है, सूर्य साम्राज्य के बारे में हम बात करेंगे। 1540 से लेकर 1555 तक रूल किया भारत पर, जब हुमायूं का निर्वास काल रहा है ना। हम सभी जानते हैं कि सूर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो हम सभी जानते हैं सूर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। सूर्य साम्राज्य की स्थापना की शेरशाह सूरी ने। सूर्यवंश का जो महान शासक ही कौन है, शेरशाह सूरी। इसने अपनी बड़ी चतुराई के साथ भारत में मुगलों को भगाया, भारत से मुगलों को भगाया और सूर्यवंश की स्थापना की, सूर्य साम्राज्य की स्थापना की। अगर हम शेरशाह सूरी के जीवन को पढ़ेंगे तो शेरशाह सूरी के जीवन को हम दो चरणों में पढ़ेंगे, एक तो इसके बादशाह बनने से पहले और एक बादशाह बनने के बाद। शेरशाह सूरी को दो चरणों में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम बादशाह बनने से पहले और एक पढ़ेंगे हम बादशाह बनने के बाद। ठीक है, बादशाह बनने के बाद। शेरशाह सूरी की अगर बात करें तो शेरशाह सूरी का जन्म पंजाब के होशियारपुर नामक स्थान पर हुआ। शेरशाह सूरी का जन्म पंजाब के होशियारपुर नामक स्थान पर हुआ। इसके बचपन का नाम फरीद खां था। इसके बचपन का नाम फरीद खान था। ठीक है, इसके जो पिता थे, इसके पिता का नाम हसन खान लोदी था। हसन खान लोदी था। इसको जो पिता थे हसन खान लोदी, ये पंजाब का एक रईस था जिसका नाम था जमाल खान। पंजाब का जो रईस था जमाल खान, उसके यहाँ काम किया करते थे इसके पिता हसन खान लोदी। इसके पिता हसन खान लोदी ने दो शादियां की थी। इसके पिता हसन खान लोदी ने दो शादियां की थी। इसकी जो फरीद खां की जो रियल माँ थी, यानी शेरशाह सूरी की जो वास्तविक माँ थी, उनकी मृत्यु के बाद इसकी जो सेकंड बेगम थी, है ना, यानी फरीद खां की जो सौतेली माँ थी, वो इसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी। इसकी जो सौतेली माँ थी वो फरीद खां के साथ बुरा व्यवहार करती थी, इसलिए नाराज होकर घर से चला गया और इसने घर छोड़कर इसने भी जमाल खान के यहाँ ही नौकरी कर ली। ये भी जमाल खां के यहाँ नौकरी करने लगा, लेकिन ये बात इसकी माँ को पसंद नहीं आई और बार बार वो शिकायत करती रही इससे। और यहाँ से भी परेशान होकर फरीद खां यहाँ से परेशान होकर ये बिहार आ गया। कहाँ आ गया? बिहार आ गया। और बिहार में उस टाइम पर एक स्वतंत्र शासक था जिसका नाम था बहार खान लोहानी या बहार खान नोहानी। बहार खान, जो बिहार का स्वतंत्र शासक था, बहार खान नोहानी, उसके यहाँ ये काम करने लगा। इतिहासकार कहते हैं कि एक बार जब बहार खान नोहानी इसी फरीद खां के साथ एक जंगल में गया हुआ था, तो इसके ऊपर बहार खान नोहानी के ऊपर एक शेर ने अटैक कर दिया था। शेर ने आक्रमण कर दिया था और उस शेर से इस बहार खान नोहानी को बचाया किसने था? उससे बचाया था इस फरीद खां ने। ठीक है, इस फरीद खान ने उसको बचाया था, इसलिए बहार खान नोहानी ने इसको टाइटल दिया था शेर खां का, है ना। अभी इसका नाम क्या था? इसका नाम था फरीद खान, लेकिन इस बहार खान नोहानी ने इसको टाइटल दिया किसका? शेर खां का। बहार खान नोहानी की नजर में ये शेर खां दिन ब दिन उसकी नजरों में एक अच्छा कुशल शासक बनता जा रहा था और ये सारी की सारी जिम्मेदारियां इसको सौंपता जा रहा था। लेकिन ये बात कुछ लोगों को वहां पसंद नहीं आई, क्योंकि उसकी सफलता से जलने लगे थे लोग, इसलिए बहार खान नोहानी के यहाँ से इसको निकलवा दिया गया और शेर खां बहार खान नोहानी के राज्य से चला गया। और इसी दौरान यानी 1527 से 1528 के बीच ये मुगलों की सेना में आ गया और 1527 से 1528 के बीच हम जानते हैं मुगलों का रूलर कौन था? बाबर था। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि इस बाबर की सेना में लगभग 6 महीने तक सैनिक के तौर पर रहा। ठीक है, और ये वापस 6 महीने बाद ये मुगलों की सेना से भाग आया। ठीक है, और फिर से ये बहार खान नोहानी के यहाँ काम करने लगा। बहार खान नोहानी के काम करने लगा और कुछ समय बाद बहार खान नोहानी की मृत्यु हो गई। ठीक है, बहार खान नोहानी की मृत्यु के बाद बहार खान नोहानी की जो बीवी थी यानी पत्नी थी, जिसका नाम था लाड़ मलिका, इस लाड़ मलिका से विवाह कर लिया। इस लाड़ मलिका से विवाह कर लिया किसने? इसी शेर खान ने। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि ये खुद को स्ट्रॉन्ग साबित करना चाहता था, यानी मजबूत बनाना चाहता, क्योंकि इसको ये
मुगलों को भारत से भगाना चाहता था, ये अफगानों का लीडर था, मुगलों को भारत से भगाना चाहता था। उसके लिए इसके पास ना तो धन था और ना ही एक सेना थी, इसलिए इस यहाँ से इसके दोनों उद्देश्य पूरे हो गए। इसने जब लाड़ा मलिका से विवाह किया तो जो बिहार का रूलर ही था कौन, बहार खान नवानी, यानी जो बिहार पूरा का पूरा किसके अंडर में आ गया, इसी शेर खान के अंडर में आ गया। और अब इसके पास धन भी था और इसके पास सेना भी थी, ठीक है। और महमूद लोदी की मृत्यु के बाद इसे बिहार के बाद इसने किस पर कब्जा कर लिया, इसने बंगाल पर भी रूल कर लिया, ठीक है। और फिर इसके आगे हम सभी जानते हैं कि जब हुमायूं मुगलों में जब हुमायूं शासन कर रहा था, ठीक है, तो 1539 ईस्वी में इसने पहले 1539 ईस्वी में हुमायूं को चौसा के युद्ध में पराजित किया। किस युद्ध में, चौसा के युद्ध में पराजित किया। और 1540 ईस्वी में इसने हुमायूं को बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में पराजित किया, है ना, बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में पराजित किया। और हम सभी जानते हैं कि इस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत से भागना पड़ा और हुमायूं भारत से चला गया। और अभी 1540 ईस्वी में इस शेरशाह ने सूर साम्राज्य की स्थापना की और शेरशाह सूरी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा, है ना, शेरशाह सूरी के नाम से दिल्ली व आगरा की गद्दी पर बैठा। कौन, शेरशाह सूरी। ये 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक दिल्ली व आगरा को लीड करेगा, दिल्ली और आगरा की गद्दी पर बैठेगा। राजा बनते ही यानी बादशाह बनते ही इसने अपने साम्राज्य को 47 भागों में बांटा और उन सभी 47 भागों को इसने सरकार कहा या जिला, है ना, सरकार या जिला, क्या कहा इसने, सरकार या जिला, ठीक है। इसकी जो ये बहुत ही होशियार व्यक्ति था, इसने जो वहां की जमीन थी, इसने जमीन को गुणवत्ता के आधार पर बांट दिया, जमीन को गुणवत्ता के आधार पर बांटा। इसने जमीन को 3 भागों में बांटा, ठीक है ना। सबसे पहले बेस्ट यानी जो सबसे अच्छी जमीन हुआ करती थी, बेटर यानी जो एवरेज जमीन हुआ करती थी, और गुड यानी जो थोड़ी सी अच्छी जमीन हुआ करती थी, यानी जिन पर ज्यादा उपजाऊ जमीन नहीं थी, उनको इस क्वालिटी में रखा। और इसने ये जो जमीन थी, इस जमीन का मालिकाना हक किसको दिया, इसने जमीन का मालिकाना हक दिया किसानों को। और ये किसानों से लगान वसूलने लगा। और ये लगान कितना लेता था, ये 1/3 लेता था, किसका, ये जमीन का नहीं, क्योंकि बहुत सारे सुल्तान जो जमीन के हिसाब से टैक्स लिया करते थे, ये जमीन के हिसाब से नहीं, उस जमीन में की गुणवत्ता के हिसाब से टैक्स लेता, क्योंकि जो उपजाऊ जमीन होगी वहां पर फसल ज्यादा होगी तो वहां ज्यादा टैक्स लेता था, और जो बंजर जमीन होगी, है ना, जहां पर जो कम उपजाऊ वाली एरिया वाली जमीन होगी वहां से कम उपज मिलेगी तो वहां से कम टैक्स लेता। यानी ये अपनी जो उपज होती थी उस उपज का 1/3 टैक्स लिया करता था, लगान वसूला करता था, ठीक है। इसने नई मुद्राएं प्रचलित की, इसने चांदी की मुद्रा प्रचलित की, इसको रुपया और तांबे के दाम सिक्के चलवाए, ठीक है। और भारत के इतिहास में पहली बार रुपया शब्द का प्रयोग किसने किया है, शेरशाह सूरी ने। भारतीय इतिहास में सबसे पहली बार रुपया शब्द का प्रयोग किसने किया है, शेरशाह सूरी ने, ठीक है। इसके आगे हम बात करें, इसने सिंध से बंगाल तक एक सड़क का निर्माण करवाया, जिसको सड़क ए आजम कहा गया, जिसको बाद में शेरशाह सूरी मार्ग कहा गया। और इसी को बाद में अंग्रेजों ने इसी का नाम बदलकर जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड रख दिया, ठीक है। क्या हुआ करता था उस समय, जो व्यापारी एक नगर से दूसरे नगर जब व्यापार करने जाया करते थे तो उन्हें अंधेरा हो जाया करता था, रात हो जाया करती थी। और जब वो रात में सड़क पर आते थे तो सड़क के किनारे के जंगलों में जब वो गुजरते थे तो वहां से उन लोगों को लूट लिया जाता था, लुटेरे उनको लूट लेते थे। इसलिए इसकी आर्थिक स्थिति वो कमजोर हो रही थी, इसलिए इसके लिए इसने एक उपाय सोचा। इसने इस सड़क के किनारे, इतिहासकारों की माने तो इस सड़क के किनारे इसने 1700 रियासतें बनवाई, 1700 सराय बनवाई। सराय यानी हम जानते हैं रुकने की जहाँ व्यवस्था होती है। इसने 1700 सराय बनवाई,
2.5 से 3 किलोमीटर के बीच में इसने एक सराय बनवाई। इससे क्या हुआ करता था कि जो व्यापारी वर्ग रात्रि में फंस जाया करते थे वो अपने घर ना आए, ये इन्हीं सरायों में विश्राम करें और सुबह फिर से नगर के लिए प्रस्थान करें। इसकी वजह से इसकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया। इतिहासकार हेमचंद्र कानूनगो ने इन सरायों को इस राज्य की धमनियां कहा था। इतिहासकार हेमचंद्र कानूनगो ने इन सरायों को इस राज्य की धमनियां कहा। क्या कहा? धमनियां कहा। ठीक है, इसके आगे हम बात करें, इसने दिल्ली में पुराना किला और पाकिस्तान में रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया। पाकिस्तान में रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया। 1545 ईस्वी में इसने कालिंजर यानी महोबा, इसने कालिंजर के किले पर अटैक कर दिया और कालिंजर जो कि चंदेल राजपूतों का किला था, वो चंदेल राजपूतों का किला था, उस किले पर ये कई समय तक यानी लगभग 6 माह तक ये उस किले को घेरे रहा। 6 माह तक उस किले पर एक गोले बारूद बरसाता रहा, लेकिन उसका ये दरवाजा नहीं तोड़वा पाया। ठीक है, और इसी दौरान ये घायल हो गया और 1545 ईस्वी में ही इसकी मृत्यु हो गई। 1545 ईस्वी में ही इसकी मृत्यु होगी। इसने अपना मकबरा अपने मृत्यु के पहले ही बनवा लिया था। अपनी मृत्यु से पहले ही बनवा लिया था। इसका मकबरा कहाँ है? इसका मकबरा है बिहार के सासाराम नामक स्थान पर। जो इसका जो मकबरा है वो झीलों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी शेरशाह सूरी की, यानी 1545 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई है। 1545 से 1555 तक यानी 10 वर्षों तक सूर्यवंश का शासन और रहेगा, लेकिन अब जो भी रूलर्स आएंगे वो सारे के सारे अयोग्य होंगे। ठीक है, 1545 में इसका बेटा इस्लाम शाह सूरी जो 1545 से 1553 तक लगभग 8 वर्षों तक रूल करेगा। ठीक है, उसके बाद इस इस्लाम शाह सूरी का बेटा फिरोज शाह सूरी जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष थी, वह दिल्ली या आगरा की गद्दी पर बैठेगा, लेकिन इसकी हत्या करवा देगा शेरशाह सूरी का भतीजा जिसका नाम है आदिल शाह या इसका नाम है मोहम्मद शाह आदिल। ये हत्या करवा देगा किसकी? इस फिरोज शाह सूरी की, और स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। और ऐसे ही 1553 से 1555 तक कई रूलर्स बैठेंगे। ठीक है, यानी इसके बाद बैठेगा इस मोहम्मद शाह आदिल के बाद बैठेगा इब्राहिम शाह सूरी, और इस इब्राहिम शाह सूरी के बाद बैठेगा सिकंदर शाह सूरी। हम सभी जानते हैं सिकंदर शाह सूरी वही है जो हुमायूं से हार जाएगा। अच्छा, हुमायूं से हारने के बाद भी हम बात करें अगर इस वंश के अंतिम रूलर की, तो वो सिकंदर शाह सूरी नहीं है, क्योंकि ये हुमायूं से हार तो गया था, लेकिन इसके बाद भी एक रूलर है जो पूर्वी दिल्ली पर राज करता रहेगा हुमायूं के हारने के बाद भी, जिसका नाम है आदिल शाह सूरी। ठीक है, ये 1555 तक ये भी रूल करता रहेगा इसकी मृत्यु के बाद। ठीक है, ये बात हो गई सूर्यवंश की। सूर्यवंश के ऊपर ही हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, हमने हुमायूं को पढ़ लिया, अब हम अकबर की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मुगल साम्राज्य को पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा हो लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।